और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित 3 कृषि कानून जो काला कानून केंद्र की सरकार ने लागू किया है, उसके समर्थन में इस नुक्कड़ सभा में मौजूद हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भाई नौशाद आलम साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले तकरीबन 2 महीने से सिंधु बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर हमारे किसान भाई अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये 3 कृषि कानून है क्या। आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि क्यों क्या हमारे किसान 70% हमारे जो देश की आर्थिक व्यवस्था है, जिसको चलाने का काम करता है, कहा जाता है कि किसान भगवान का दूसरा रूप होता है। क्योंकि किसान जब मेहनत करता है, दिन भर अपने पसीने को टपकाता है, खेतों में मजदूरी करता है और उस अनाज से पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पेट भरता है। आज वो किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। तो ये 3 कानून, कौन सा कानून ये केंद्र सरकार ने लागू किया है दोस्तों, आपको यह जानना पड़ेगा कि उस 3 जो कृषि कानून है, उसमें पहला है कि मंडियों को खत्म करने का काम कर रहा है। किसान अपना अनाज पैदा किया, वो मंडी में जाके बेचता था। अब उस मंडी को खत्म करके बड़े बड़े उद्योगपति वो आपका अनाज को खरीदेगा और वो अपने हिसाब से आपका दाम तय करेगा। आपको नेगोशिएट करने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरे सामान का ये कीमत है, हम इस कीमत पर बेचेंगे। दूसरा ये है कि अगर वो कंपनी चाहेगा तो आपके जमीन को पूरा एक्वायर कर लेगा और वो अपने हिसाब से अपना फसल उसमें आपसे लगवाएगा। आपको ये अधिकार नहीं होगा कि आप किस चीज का खेती करें। और तीसरा ये है कि जब भी वो चाहेगा आपके जमीन को एक्वायर करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनी वहां स्थापित करेगा। पहले क्या था कि कुछ जरूरी चीजें थी, जैसे आलू, प्याज, दाल, जो आदमी का मूलभूत, जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता है, आप उसका भंडारण बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, उसको बहुत ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते, जिसको हम लोग काला बाजारी कहते थे कि फला सामान बहुत ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बड़ा बड़ा जिसके पास बहुत पैसा है वो तो खरीद के पूरा स्टोर कर लेगा, देश में भुखमरी हो जाएगी और फिर ऊंचे दाम पर वही सामान वो बेचेगा। तो उसको हम लोग काला बाजारी कहते थे, काला बाजारी एक्ट 1955। अब क्या किया कि आप भंडारण कर सकते हैं, इन चीजों को भी लोग खरीद करके अपने बड़े बड़े गोडाउन में रख सकते हैं। इसी को लेकर हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेहनत हमारी, जमीन हमारी, फसल हमारी और रेट तय करेगा कोई। उसके बाद एक कॉलम है, उसमें एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे हर चीज का दाम फिक्स है, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, दूध हो, हर चीज का रेट कम पे पूरे भारत में सेम है। टैक्स को छोड़ के 1 रुपए का फर्क होता है, लेकिन लगभग जगह पर दाम सेम होता है। लेकिन ये सरकार एमएसपी पर मान्यता नहीं दे रही है, उसको लीगलाइज नहीं कर रही है। मसलन अभी आप लोग धान बेचे, धान का सरकारी रेट पैस के माध्यम से अगर आप बेचे हैं तो 1860 रुपए, लेकिन हमारे किसान भाई जो मार्केट में धान बेचे हैं वो 900, 800, 1000 रुपए। तो इसको लीगलाइज करने की बात होनी चाहिए कि अगर उससे कम रेट पे कहीं पे भी कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक दाम फिक्स कर दीजिए कि भाई गेहूं का दाम इतना, धान का दाम इतना, चावल का दाम इतना, चना का दाम इतना। इससे कम पर अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं खरीदारी होगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये सरकार, दरअसल ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये देश को पूरी तरीके से बेचना चाहते हैं। आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया। भारत सरकार बीएसएनएल को बेच दिया, रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया, एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है। तो ये तमाम जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसको प्राइवेट हाथों में दे रहा है। तो प्राइवेट हाथों में देने का मतलब ये हुआ कि देश एक बार फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जब से ये सरकार आई है सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। आप देख लीजिए नोटबंदी के नाम पर हजारों लोगों की जानें गई, लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। फिर जीएसटी लेकर के आया, जीएसटी में व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर लेकर के आ गया एनपीआर, एनआरसी। महीनों तक हमारी माँ बहनें सड़कों पर बैठी रही। तो इस सरकार का काम है लोगों को परेशान करना, ताकि जब लोग हद से ज्यादा परेशान हो जाएगा तो जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात समझने लगेगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग ये सोच ही नहीं पाइएगा कि हमारा बच्चा पढ़ सके, हमें अच्छी शिक्षा मिल सके, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें अच्छी सड़कें मिले, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम करे। ये चीज आदमी भूल जाएगा जब ये हिटलर की नीति को अपना रहा है।
जर्मनी का एक तानाशाह था हिटलर, वो भी ऐसा ही करता था कि लोगों को इतना परेशान कर दो कि जिंदा रहना ही वो बहुत बड़ी बात समझने लगे। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, ये लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, जात पात पर धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहा है, ताकि लोग तरक्की से मुंह फेर ले, तरक्की की बात करना ही भूल जाए। और आज जब किसानों पर बात आई है, जो 70% हमारे देश को चलाते हैं, आज भी हमारे किसान भाई, आज वो लोग सड़कों पर है, लाठियां बरसाई जा रही है, उनको भी खालिस्तानी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। और आप लोगों ने देखा अभी 26 जनवरी के मौके पर कि लाल किले के गुंबद पर झंडा फहराया गया, और वो झंडा फहराने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का एजेंट था। जब मीडिया वालों को पता चला कि ये बीजेपी का एजेंट था, उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। उससे पहले कह रहे थे कि देखिए किसान तोड़फोड़ पर उतर गए हैं, किसान आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो वो लोग खामोश हो गए। ये किसान आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश थी। आप लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी लड़ाई है, ये आपको समझना पड़ेगा। देश जब आजाद हुआ, हर एक चीज की कीमत में इजाफा हुआ, हर तबके के लोगों ने तरक्की की, लेकिन 100 बीघा 200 बीघा खेती करने वाला आदमी आज अपने बच्चों की शादी में जमीनें बेचता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीनें बेचता है, क्योंकि उनको वाजिब हक नहीं मिला, उनको वाजिब दाम नहीं मिला। सरकारें आई गई बनी, लोगों ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, लेकिन किसानों के बारे में कोई हक का फैसला आज तक नहीं कर पाया। आज हमारे सीमांचल रीजन में, हमारे किशनगंज में एक भी इंडस्ट्री किसानों के लिए नहीं है। एक झूठ मिल खुला था बहुत पहले शाहनवाज साहब के टाइम में, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। मैं यहाँ के नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि चुनावी तकरीरें तो आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे किसान बेचारा अपना तकलीफ किसी को बता नहीं पाता है। जब उसकी बच्ची की शादी होती है तो वो मार्केटों में जगह जगह जाकर के अपनी जमीन का ग्राहक खोजता है कि मेरा जमीन बिक जाए और हम अपनी बेटी की रुखसती कर पाए। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों। किसान बिल अभी आपको हम बताते हैं संक्षेप में, असल ये क्या है मैं बहुत छोटे वर्ड में आपको समझाऊंगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सेब की खेती बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर देश में सेब की सप्लाई वहीं से होती है। अडानी एक कंपनी है, आप लोग नाम सुने होंगे। वहाँ छोटे छोटे व्यापारी सेब खरीदते थे, मसलन 20 रुपए केजी वो लोग सेब खरीदे, उसका भंडारण किए और फिर विश्व में, पूरी दुनिया में, भारत में सेब का वहाँ से सर्कुलेशन होता था। अडानी एक कंपनी आई, पहले साल में वो दाम बढ़ा के 25 रुपए में सेब खरीदा। 25 रुपए में जब वो सेब खरीदा तो जितने छोटे व्यापारी थे वो तो खरीद नहीं पाए, सारा सेब वो खरीद लिया। दूसरे साल वो दाम बढ़ा दिया, 30 रुपए कर दिया। जितने किसान थे जो सेब की खेती करते थे, फायदा मिला, सारा सेब उनके पास बेच दिया। तीसरे साल वो सेब का कीमत सीधे 10 रुपए कर दिया। 20 से 25 किया, 25 से 30 किया, 30 से वो सीधे 10 रुपए कर दिया। जितने वहाँ के लोकल व्यापारी थे वो सारे साफ हो गए, बड़ा बड़ा गोडाउन बना दिया, क्योंकि अडानी के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा मालदार आदमी है। वो इतना स्टॉक कर लिया कि अब वही पूरा सप्लाई करेगा। उसके बाद वो सेब का कीमत कर दिया 150 और अपना 50 पैसे का स्टिकर मार दिया अडानी एप्पल। यही आपको समझने की जरूरत है। खेती आपकी, मेहनत आपकी, फसल आपका, खरीदार होगा अडानी और अंबानी। आपके कटिहार में बड़े बड़े गोडाउन बन चुके भंडारण करने के लिए। इसी की लड़ाई किसान भाई लड़ रहे हैं। 2 महीने से इस सर्द भरी ठंड में सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को कि उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से एकजुट होकर के पक्षपात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी हक की लड़ाई है। क्योंकि आज आप नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में आपको बहुत पछताना होगा। पछताने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। मेरे साथियों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आज आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि केंद्र की सरकार हमारे साथ दिन ब दिन नए नए कानून लाकर हमें गुलामी की तरफ धकेल रही है। गुलामी के टाइम में भी यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने के लिए आई थी और बिजनेस करते करते पूरे देश को गुलाम बना दी और हम लोग 300 साल तक गुलाम रहे। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज अगर हम लोग नहीं समझे तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। फिर वही होगा कि लम्हों ने सदा खता की और सदियों ने सजा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।